क्या गारंटी है कि प्रत्याशियों की जो शिकायत है वो सचमुच में चुनाव आयोग अब दूर कर पाएगा? ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? आपका सवाल ये बहुत वाजिब सवाल है। दरअसल में चुनाव आयोग एक पार्टी के हक में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है, जब जैसा चाहती है, तब वैसा अमल कर देता है। जबकि मूल अवधारणा क्या है कि जो पोल हो चुका है, जो मतदान हो चुका है, उसका डाटा सुरक्षित रखना है, उसे दिखाना है। लाखों रुपए की फीस जमा कर रखी है प्रत्याशियों ने। देश भर में न जाने कितने प्रत्याशियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। बोलता एक मिनट। हिंदुस्तान पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनाव हो रहे हैं और होते रहते हैं। चुनावों पर सवाल भी उठ रहे हैं और उठते रहते हैं, लेकिन इन सवालों को एड्रेस कौन करेगा? इस सवालों को या तो चुनाव आयोग को एड्रेस करना है या इस देश की न्यायपालिका एड्रेस करेगी। सवाल यहां पर यह है कि चुनाव आयोग गलती मानने को तैयार नहीं, ये कहने को तैयार नहीं कि जो आपका ऑब्जेक्शन है उसमें ये चीज थी, इसे हमने सॉर्ट आउट कर दिया। चुनाव आयोग कहता है कि हम तो पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, लिहाजा आप ही गलत हैं जो आरोप लगा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की है और कई आदेश दिए हैं। वो क्या आदेश हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या जिस तरह के आदेश हैं उस तरह का फैसला आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, इनके साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, सवाल यही, चुनाव आयोग आखिर अपने आप को पाक साफ बताकर सवाल करने वाले को ही कटघरे में खड़ा करके क्या साबित करना चाहता है? जबकि होना यह चाहिए था कि अगर किसी को संदेह है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना या निष्पक्षता, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी चुनाव के लिए, कि अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो भी सर्वमान्य होता है। ऐसे में चुनाव आयोग सवाल करने वाले को अगर कटघरे में खड़ा करेगा तो फिर ये नियत में खोट है, ये नीति ही अब ऐसी बन गई है कि आप सवाल कर ही नहीं सकते। देखिए, नियत में खोट तो है ही, और नीतियां कैसी भी बनती रहें, चुनाव आयोग सरकार की मंशा, सरकार की खुशी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके हक में जो कुछ हो सके नीतियों में परिवर्तन करने को तैयार है। जब जो चाहे वो कर लेता है। असल बात तो यह है कि लोकतंत्र की जो धुरी है वो मतदान है, मत चुनाव है। और उसकी मूल धुरी क्या है कि मतदाता द्वारा दिया गया वोट पाक साफ तरीके से कास्ट हो, जहां उसने जिसे वोट दिया है वहां वो दर्ज हो, उसकी गिनती साफ साफ की जाए, पारदर्शी गिनती हो, और चुनाव परिणाम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेरा फेरी के, गड़बड़ी के सामने आए। लोकतंत्र में यही सबसे अनिवार्य प्रक्रिया है, इसके अलावा और तो कुछ तरीका है नहीं। दुनिया के तमाम देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चुनी है। इसी तरह से वयस्क मताधिकार के जरिए सरकारें चुनी जाती हैं। हमारे यहाँ भी दशकों से ये हो रहा है, लेकिन अब लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर संदेह के बादल गहरा रहे। और उसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका सत्ताधारी पार्टी के घटक दल के रूप में, एक सहयोगी के रूप में निभा रहा। अब ये जो विषय है कि डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, इसको लेकर आदेश अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी डाटा निर्धारित समय तक सुरक्षित रखना होगा। प्रत्याशी को अगर कोई संदेह होता है, उसे लगता है कि ये जो सिंबल अपलोड करने वाली मशीन है या ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ है, वो शिकायत करता है, तो उसे एक निश्चित फीस जमा करके जांच करवाने का अधिकार है। एक बार फिर याद कर लीजिए, अप्रैल 2024 का यह आदेश है। तब से अब तक लोकसभा का चुनाव भी हो गया, तमाम विधानसभाओं के चुनाव हो गए। तमाम प्रत्याशियों ने निर्धारित शुल्क जमा करके चुनाव आयोग से वो मांग की कि उनको डाटा दिखाया जाए, उपलब्ध कराया जाए। लेकिन तब से आज तक एक भी प्रत्याशी को यह नहीं बताया गया। इसके उलट हो गया, हरियाणा चुनाव के बाद डाटा उड़ा दिया गया। प्रत्याशियों से कहा गया कि हम तो इसे डिलीट कर रहे हैं, आप आ जाइए, एक बार मॉक ड्रिल कर लीजिए, मॉक पोल कर लीजिए, उससे देख लेते हैं कि कहीं गलत वोट तो नहीं जा रहा। जबकि मूल अवधारणा क्या है कि जो पोल हो चुका है, जो मतदान हो चुका है, उसका डाटा सुरक्षित रखना है, उसे दिखाना है। लाखों रुपए की फीस जमा कर रखी प्रत्याशियों ने। देश भर में न जाने कितने प्रत्याशियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा में तो कर चुके हैं। अब क्या होगा?
अब कौन रिट्रीव करेगा उन्हें? दोबारा कैसे वो आंकड़ा वापस आएगा? क्या गारंटी है कि वो आ भी पाएगा कि नहीं? क्या गारंटी है कि प्रत्याशियों को जो शिकायत है वो सचमुच में चुनाव आयोग अब दूर कर पाएगा? ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? आपका सवाल ही बहुत वाजिब सवाल है। दरअसल में चुनाव आयोग एक पार्टी के हक में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है, जब जैसा चाहती है, तब वैसा अमल कर देता है। सवाल पूछो तो प्रत्याशियों से लेकर पत्रकारों तक सबको शायरी सुना दी जाती है। चुनाव आयोग एक घटिया सा, ट्रकों के पीछे लिखे हुए शेर भी उससे अच्छे होते हैं, वैसा ही एक तुकबंदी वाला कोई शेर सुना देते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया है तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। यद्यपि मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, किसी भी विषय में सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना चाहिए? किसी भी नागरिक को, किसी राजनीतिक दल को, किसी राजनीतिक व्यक्ति को या प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना चाहिए? जिस संस्था का जो काम है, जिस इकाई की जिम्मेदारी है, वो ही सुनवाई कर ले ना। क्यों हर बार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े? प्रत्याशी ने कोई शिकायत की, चुनाव आयोग अपने आप में स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, सारे अधिकार उसके पास हैं। तो वो क्यों नहीं निराकरण करता लोगों का, लोगों की शिकायतों का, प्रत्याशियों का, राजनीतिक दलों का? तब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी, उसके दिशा निर्देश भी आधे अधूरे ही लागू होते हैं। हम आगे बात करेंगे महाराष्ट्र से लेकर और कई जगह की, वो भी अधूरा, एक रुका हुआ फैसला या एक अधूरा फैसला बनकर रह जाते हैं। ये भी लोकतंत्र के हक में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बार बार सुप्रीम कोर्ट में फरियाद होगी, वहां से बार बार डंडा चलेगा, तो शायद चुनाव आयोग सुधर जाए। देखते हैं जी। बिल्कुल राकेश जी, सवाल ये भी है, अभी हाल में हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवार का मामला जिसपे सीसीटीवी फुटेज वगैरह मांगी गई थी, कोर्ट आदेश कर देता है, उधर पता चलता है कि नियम बदल दिए गए कि अब ये हम दे ही नहीं सकते। तो ये कैसी प्रक्रिया है? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीजें नहीं आती? क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता कि हमने आदेश दिया, उधर कानून कैसे बदल गया? क्या इस पर कानून बदलने वाली जो संस्था है, कानून बदलने वाले जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम देख रहे हैं अनिल मसीह के मामले में क्या हुआ। आपने वहां पर दोबारा से काउंटिंग करवा ली, तमाम चीजें कर ली और ये पाया कि हाँ ये गलत हुआ था, ये फोर्जरी हुई थी, ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी। लेकिन अनिल मसीह को आपने क्या सजा दी? वो आज भी बिना सजा के आरोपी बन के, आप अगर उसे दोषी पा रहे हैं तभी तो आपने तमाम प्रक्रिया को गलत पाया, और दोषी को आपने सजा नहीं दी, तो फिर ये कैसा न्याय है? ये ऐसा न्याय है कि न्यायपालिका सब कुछ देखते हुए डाइस पर बैठकर टीका टिप्पणी कर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनिल मसीह को लोकतंत्र का हत्यारा कहा, फिर भी कोई सजा नहीं दी। महाराष्ट्र के मामले में 2-2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला गलत है, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो असंवैधानिक है, लेकिन सरकार चलती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद अपना अंतिम निर्णय नहीं किया विधायकों की अयोग्यता को लेकर, कोई कार्रवाई नहीं की। और अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं देख रहा है कि जिस दिन उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिए जाएंगे, अगले 2-4 दिन के अंदर कानून बदल दिया गया, नियम बदल दिया गया चुनाव आयोग का। सुप्रीम कोर्ट को तो यह भी दिख रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सरकार ने अध्यादेश लाकर कानून ही बदल दिया, उनकी अनिवार्यता खत्म कर दी। अब तो प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होगा। राहुल गांधी ने अभी कहा भी उस दिन सदन में कि अब 2-1 के बहुमत के लिए मैं क्यों जाऊं ऐसी बैठक में जिसमें आप पहले ही फैसला कर चुके हो कि किसे चुनाव आयुक्त बनाना है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भी अगर सब कुछ देखकर आंखों पर पट्टी बांधे, पट्टी हटा दी है यद्यपि, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है अभी भी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वो कार्रवाई क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं सरकार से पूछता कि हमने जिस दिन सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया, उसके 3 दिन के अंदर चुनाव आयोग ने कैसे फैसला बदल दिया, नियम बदल दिया? क्यों बदल दिए नियम? इसे चैलेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग स्वायत्त शासी संस्था है,
उसे अपने नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन यह संयोग तो नहीं हो सकता कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहे उसके 48 घंटे के अंदर आप नियम बदल दें, क्योंकि आप पर्दा रखना चाहते, क्योंकि आप पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि आप लोगों को असलियत देखने नहीं देना चाहते। सीसीटीवी फुटेज दिखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे अनिल मसीह, आप कल्पना कीजिए अगर उस दिन वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो क्या ये देश, ये दुनिया, सुप्रीम कोर्ट ये देख पाता कि उसने किस तरह से वैलिड मतपत्रों को गलत सलत तरीके से आगे पीछे दस्तखत करके खारिज कर दिया, उनको उन्होंने रिजेक्टेड में गिन लिया। अगर कैमरे नहीं होते तो आज क्या दिक्कत है? हरियाणा का अगर एक कांग्रेस विधायक या हारा हुआ प्रत्याशी मांग रहा है जानकारी, तो आपने नियम क्यों बदल दिए? सवाल यह है कि इस सब के बावजूद चुनाव आयोग की मनमानी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मनमानी, इन सब चीजों पर रोक नहीं लग पा रही। चुनाव आयोग तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजे निकालने तक हिज मास्टर्स वॉइस को सुनता है। मालिक क्या कह रहा है, उधर से भोंपू में से क्या आवाज आ रही है। वो एचएमवी का एक लोगो है ना, कुत्ता माइक की तरफ मुंह करके देख रहा है, हिज मास्टर्स वॉइस, इसीलिए एचएमवी शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो केंद्रीय चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार को अपना मालिक मानकर उसके चाकर के रूप में, नौकर के रूप में काम कर रहा है। इसलिए ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कुठाराघात की तरह है कि अगर कोई भी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी न हो, मतदाता को अपने वोट की कीमत न पता चले, उसने जहां वोट दिया था वहां गिरा न हो, उसके हक में न गिना जाए, तो ये तो उसके साथ अन्याय है, मतदाता के साथ, उसके मताधिकार के साथ, और उस प्रत्याशी के साथ भी अन्याय है जिसे जीतना था, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियों से वो हार गया। जैसे महाराष्ट्र में वोटिंग की शाम को 70 लाख वोट बढ़ गए। शिरडी में एक बिल्डिंग है, उसमें 7,000 वोटर हैं। 7,000 लोग कुछ होते हैं? एक मोहल्ला कितनी बड़ी मल्टी होगी, 5 मंजिल, 10 मंजिल, 12 मंजिल, 7,000 लोग उसमें रह रहे हैं। कहां से आ गए वोटर? वो भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हॉस्टल या ऐसा कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें अब देश को समझना चाहिए। जी शायद। बिल्कुल राकेश जी, देखिए मामला परत दर परत जितना छुपाया जा रहा है उतना गंभीर होता जा रहा है। कभी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने से ही रोका जाता है, कभी नॉमिनेशन फॉर्म फाड़ दिए जाते हैं, कभी बिना जांच के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हालात ये हैं कि कभी ईवीएम में बटन कोई सा दबाव, वोट कहीं और जाता है, ये आया, ईवीएम का मामला आया। अब लगातार ये मामले बढ़ते बढ़ते अब इस बात पे आ गए हैं कि आप वोटर लिस्ट से या तो मतदाताओं के नाम गायब कर रहे हैं या इतनी ज्यादा मतदाता जोड़ दे रहे हैं जिसको सुनकर लोग अचंभित है, लेकिन चुनाव आयोग को अचंभा नहीं हो रहा। आप एक बीमारी को छुपाते छुपाते उसे कैंसर में तब्दील कर चुके हैं और इसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही। सवाल ये था, जैसा हमें पता है और आप भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, लेकिन उस स्वायत्त संस्था के हेड को चुन रही है सरकार। तो फिर जो जिसको चुन रहा है वो उसके प्रति लॉयल हो गया। अब 2-1 राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां पर 2-1 का मामला हो वहां मैं क्यों जाऊं, तो फिर सही है। अब विपक्ष भी वहां नहीं है, मालिक ने चुन लिया और जो जिसने चुना है, जिसको चुना गया है, वो उसके प्रति लॉयल हो गया। स्वायत्त संस्था होने का सिर्फ और सिर्फ कागज में एक लाइन जरूर रह गई है, लेकिन स्वायत्तता कहां दिख रही है? देखिए, स्वायत्तता तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक की संदेह के घेरे में, उस पर भी एक तरह का अदृश्य अंकुश है, या उस पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐन लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाते हैं, शायद महाराष्ट्र चुनाव से पहले, जी, वहां पर गणेश जी की आरती करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुर्सी पर बैठे हुए, पदों पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट जज सार्वजनिक समारोहों में प्रधानमंत्री के कसीदे काटते हैं। हाई कोर्ट के जज सांप्रदायिकता से रचे बसे भाषण देते हैं कार्यक्रम में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का मामला आपको ध्यान है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई उसके खिलाफ। राज्यसभा में महाभियोग आने की तैयारी चल रही थी, अभी तक उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो स्वायत्तता है ना, ये स्वायत्तता सत्ता के पक्ष में हो गई है। टीएन शेषन जैसे लोग भी हुए हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट जज भी हुए, बड़े बड़े फैसले हुए हैं इसी देश में।
डॉक्टर मनमोहन सिंह कटघरे में खड़े हुए थे प्रधानमंत्री के तौर पर। ये न्यायपालिका की ताकत थी, ये चुनाव आयोग की ताकत थी कि टीएन शेषन जिसे चाहे उसको कटघरे में खड़ा कर सकते थे। उनके समय किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होते थे, उसके बाद में भी होते रहे, बहुत से चुनाव आयोग ऐसे रहे। लेकिन अब क्या हालत है? अब चुनाव आयोग इस बात का इंतजार करता है कि कितने प्रतिशत वोट बढ़ाने का आदेश दिल्ली से मिले, उतने प्रतिशत बढ़ा दिए जाएं। 3 दिन तक, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद तक कुल वोट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर एस वाई कुरैशी कह चुके हैं मतदान के बाद अगले दिन, वैसे तो उसी दिन अधिकतम रात को 11 बजे तक, अन्यथा अगले दिन 8 बजे तक कुल मतदान का प्रतिशत सामने आ जाना चाहिए। दिल्ली में मतगणना हुई 8 तारीख को, 5 को मतदान हुआ था। मतगणना के 12 घंटे पहले चुनाव आयोग ने मतों का कुल प्रतिशत जारी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव आयोग और उसमें बैठे अधिकारी, जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उनके चारण और भाट बनकर काम कर रहे हैं, उनके निजी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी चुनाव आयुक्तों को सरकारें ही चुनती थी, लेकिन कम से कम इतनी पर्दादारी तो थी कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र महायज्ञ मतदान में वोट डलने से लेकर वोटों की गिनती तक में इतनी निर्लज्जता तो न हो कि जनता फैसला कुछ सुनाना चाहती हो, फैसला निकल कुछ और आए। ठीक। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात आपने बिल्कुल सही कही है। अब मामला सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी तक का नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन मतदाता सूचियों में गड़बड़ी तो सिद्ध है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से अल्पसंख्यकों को मतदाता सूचियों से बाहर किया गया। उत्तराखंड में भी स्थानीय निकाय के चुनाव, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री वोट नहीं डाल सके वहां पे, उनका नाम ही नहीं था मतदाता सूची। और कहीं महाराष्ट्र में ऐसे बढ़ा दिए गए कि वो कहां से चंद्रकांता संतति के अय्यार आ गए, 7,000 लोग वोट डालने, कहां से प्रकट हुए, कहां के रहने वाले, अचानक कैसे वोट हो गए, कुल बालिग आबादी से ज्यादा वोट हो गए, कैसे हो सकता है ऐसा? ये सवाल पूछना सबसे जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है आयोग, वो असल में लोकतंत्र के ताबूत में कील ठोक रहा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र का दुश्मन बन बैठा है, इसलिए उसके खिलाफ तो आवाज उठना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक कुछ या कोई कार्रवाई होना चाहिए। जनता को जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग कि आखिर ये वोट कैसे बढ़े, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी क्यों हो रही है, सीसीटीवी का डाटा आपने डिलीट क्यों कर दिया, जो कुछ रखने को कहा गया था, प्रत्याशियों ने जो शिकायतें की हैं, उनको वो सब चीजें क्यों नहीं दिखाई जा रही। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक ये पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में रहेगी। जी राकेश जी, आखिर में ये कि जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो स्थिति है, क्या चल रहा होगा चुनाव आयोग के भीतर? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्थिति होगी कि बस आखिरी घड़ी में, आखिरी मिनटों में कुछ आधी अधूरी जानकारी दे दी जाएगी या बता दी जाएगी कि अब इसमें तो ये भी नहीं कह सकते ना कि चूहा खा गया, चूहे ने काट दिया। ये कह देते हैं अगर बैलेट पेपर होते कि भाई हमें नहीं पता, पानी गिर गया उस पे। अब इस पे क्या कहेंगे ये, और कैसे साबित कर पाएंगे कि हाँ अभी कुछ सांस बाकी है चुनाव आयोग में? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कुछ कपड़ा वपड़ा भेज भी दिया था। हाँ, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को के ऊपर कफन उड़ा दिया। उनकी पार्टी की भोपाल इकाई में यश भारती है नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी क्रियाक्रम करने का एक प्रहसन किया था। सचमुच में चुनाव आयोग एक मृत प्राय संस्था बन गई। जहां तक अब क्या कर रहा होगा आयोग इससे निकलने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही रहा होगा। कुछ बता देंगे आधी आधी अधूरी जानकारी, या बता देंगे कि भाई कंप्यूटर की का जो हार्डवेयर है वो करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, कुछ भी हो जाए उसमें, हैक हो गया, वायरस आ गया, कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि सही सही बात वे बताएंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह आखिरी दिन तक उसे बचाने की कोशिश की गई, सरकार को बचाने की कोशिश की गई। पहले कहा गया डाटा नहीं बता सकते, फिर कहा गया बता सकते हैं, गिनने में टाइम लगेगा। हर तरह की बहानेबाजियां, बच्चों जैसी बहानेबाजियां की गई, वो भी तब जब इस देश की सारी बैंकिंग सिस्टम, देश का कोर बैंकिंग में एक क्लिक पर, आप एक माउस दबाएंगे, क्लिक, एक जानकारी 1 मिनट में मिल जाएगी।
तब उसने इतनी बहानेबाजी की, लेकिन अंत क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। यद्यपि मैं फिर जी दोहराऊंगा, वो भी अधूरा फैसला था। अगर कोई कार्यवाही, कोई काम विधि विरुद्ध था, कानून विरुद्ध था, असंवैधानिक था, तो इतना कहकर इतिश्री तो नहीं हो जाती न्याय की कि ये गलत था। गलत काम करने वालों को सजा भी तो मिलना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दी सरकार को और बॉन्ड जारी करने वालों को? एक दिन अदालत में खड़े होने की सजा दे देते सांकेतिक। हम और आप अगर कोई अपराध करें, कोर्ट ये कहे कि आपने संविधान के खिलाफ काम किया है, अपराध किया है, तो क्या कोर्ट हमें बिना सजा के छोड़ देगा? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी न्यायिक इकाइयां, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, जितनी भी जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए, ये सब सरकार के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं, और ये सारे लोग मिलकर लोकतंत्र के दुश्मन बन बैठे। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।